फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में सौरभ शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हमारी मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है। तो कल तक हमने कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा, आज हम उससे आगे अध्ययन करते हैं। आज जो हम नंबर्स के बारे में अध्ययन करेंगे वो नंबर्स होंगे अभाज्य संख्याएँ। आज जिन नंबर्स के बारे में हमको स्टडी करना है वो हैं अभाज्य संख्याएँ। एमपी पुलिस के लड़के ज़रा इसको ध्यान से देखें क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं जो हैं इनको इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहा जाता है। इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहा जाता है। लेकिन अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम में आया था ये क्वेश्चन, वो आया था रूढ़ संख्या के नाम से। इसका एक और नाम है रूढ़ संख्या। तो अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के साथ साथ प्राइम नंबर तथा रूढ़ संख्या के नाम से जाना जाता है। अब जरा इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, हिंदी में एक खास बात है, हिंदी में अगर हम आ किसी के आगे लगा दें तो इसके विलोम बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैं आपसे कहूँ ज्ञात, तो ज्ञात का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञात। जैसे ज्ञात माने जो चीज़ जानकारी है, ज्ञात हो गई, और जो हो गया नहीं है जानकारी, अगर आगे लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया? उसका निगेटिव हो गया। ऐसे ही ज्ञान का क्या हो गया? अज्ञान। ऐसे ही यहाँ लिखा हुआ है भाज्य। तो इतना तो हमारे दिमाग में आ ही रहा है कि भाज्य शब्द का कहीं ना कहीं संबंध भाग से होगा। ठीक है, अब मैं जो लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ अभाज्य। इसका मतलब भाज्य का उल्टा। तो भाज्य वे संख्याएं होती हैं जो किसी ना किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, और अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, केवल और केवल स्वयं से विभाजित होती हैं। अब देखिए जरा, इनको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया 5। तो अब आप मुझे ये बताओ 5 किस किस पहाड़े में आता है, या 5 के अगर हम फैक्टर करें तो 5 के गुणनखंड कितने हो सकते हैं? 5 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 5 एकम 5। तो यहाँ से 5 के जो गुणनखंड जा रहे हैं, या तो आप 5 या आपका 1, मतलब 5 किस किस पहाड़े में आते हैं? या तो 5 को 5 से काट सकते हो, 5 का डिवाइड आप 5 से कर सकते हो, या 5 को आप 1 से भाग दे रहे हो। तो केवल 2 संख्याएँ ऐसी हैं जो 5 का गुणनखंड है। अब आ जाइए जरा 6 के पास। 6 के पास आएंगे तो यहाँ क्या होगा? 6 किस किस पहाड़े से कट सकता है? 1 से, 2 से, 3 से। 7 के पास आ जाइए। 7 किससे कट रहा है? 1 से और खुद 7 से। इसके बाद आप आ जाओ 8 के पास आ जाइए। तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। ठीक है, जैसे हमें अगर 8 को डिवाइड करना है तो 8 आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 8 आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 8 आपका 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 8 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 8 4 संख्याओं से विभाजित हो रहा है, इसलिए 8 के कुल गुणनखंड कितने हैं? 4। 7 केवल 2 ही संख्याओं से विभाजित हो सकता है, या तो आप 7 को 1 से भाग दीजिए, या फिर आप 7 को 7 से ही भाग दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ये जो एग्जाम्पल है 5, 6, 7, 8, इस एग्जाम्पल से मुझे अभाज्य संख्या की परिभाषा मिलेगी। अभाज्य संख्या की पहली परिभाषा जो मैंने आपको बताई थी वो शब्दों को तोड़ के सिखाई थी कि भाज्य माने होता है भाग, और आगे लगाए तो ये इसका हो जाएगा नेगेटिव। मतलब जिन संख्याओं में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, जिन संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया था कि अगर यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है विवाहित, तो अगर मैं इसके आगे आ लगा दूँ तो आ से क्या होता है? नेगेटिव बन जाता है। इसी प्रकार से यहाँ क्या है? भाज्य का नेगेटिव बनेगा। भाज्य जिसमें भाग चला जाए और अभाज्य जिसमें भाग नहीं जाए। तो जिस संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक परिभाषा तो ये हुई। दूसरी परिभाषा अभाज्य संख्याओं की एक और आती है, वो ये है, जरा आप ध्यान से देखिए इसको। 5 एक ऐसी संख्या है जो केवल अपने आप से कट रही है, और जब हमने 5 के गुणनखंड किए तो 5 5 से कट रहा था और 1 से कट रहा था। 6 के जब हमने गुणनखंड किए तो 6 3 पहाड़ों से काट सकते हो आप, 1 से, 2 से और 3 से। 7 को हमने काटा तो 1 से और 7 से। तो अभाज्य संख्या की जो दूसरी परिभाषा है वो ये है कि केवल ऐसी संख्याएं जिसके 2 गुणनखंड होंगे, इसके गुणनखंड एक 5 है और इसका एक 1 है, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे, ना तो 2 से ज़्यादा होंगे ना 2 से कम होंगे, उनको भी हम अभाज्य संख्या ही कहेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की पहली परिभाषा ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। ऐसी संख्या जैसे आपको 5 का भाग देना है तो किसी अन्य संख्या से आप भाग नहीं दे सकते, जबकि आपको 8 का भाग देना था तो 8 में आप
4 का भी भाग दे सकते थे, 8 में आप 2 का भी भाग दे सकते थे। तो पहली बात, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो केवल और केवल स्वयं से कटेंगी और 1 से कटेंगी। एक परिभाषा, ये देखो 5 से काट सकते हो, 1 से काट सकते हो। तो अभाज्य संख्या की पहली परिभाषा, ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से कटें तथा 1 से कटें, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, अभाज्य संख्याओं को किस अन्य नाम से जानते हैं? प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं का एक और नाम क्या है? रूट संख्या है। ठीक, अब हम अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में अभाज्य संख्याओं के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये आपको डाटा सीधा सीधा याद होना चाहिए। ठीक है, वैसे अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 5। अगर मैं 5 को ये देखूं कि 5 किस किस पहाड़े में आता है, तो एक तो आता है 5 1 से काट सकते हो, 5 का भाग मैं 1 से दे सकता हूं, या 5 का भाग मैं 5 से दे सकता हूं। ठीक है, या मैं 5 का भाग 5 से दे सकता हूं। 5 एकम 5। तो मैंने क्या बोला था? अभाज्य संख्या की पहली शर्त है कि इसमें केवल और केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, ना 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ना 2 से कम होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट सुनिए आप। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया 9। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 9 अभाज्य है या नहीं? तो अभाज्य की एक ही परिभाषा है, केवल और केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो जब हम 9 के पास पहुँचे तो 9 1 से भी कट जाएगा, 9 3 के पहाड़े में भी आता है, 9 9 के पहाड़े में भी आता है, तो इसके गुणनखंड 3 हो चुके हैं। तो केवल और केवल 2 गुणनखंड जिसके होंगे वही अभाज्य संख्या होगी। तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 10 के पास आते हैं हम। 10 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। तो 10 हमारे 4 पहाड़ों से कट रहा है। तो 10 के कुल गुणनखंड कितने हैं? 4। ठीक है, 4 पहाड़ों से कट रहा है तो इसके 4 गुणनखंड हैं। जबकि अभाज्य संख्या में केवल और केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, ना तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ना 2 से कम। तो यहाँ से एक खास बात आएगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 0, तो हमें मालूम है कि 0 को हम विभाजित कर नहीं सकते। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1, तो 1 का भाग अगर देना है तो 1 का भाग केवल 1 से ही जा सकता है और किसी से तो जाएगा नहीं। तो 1 के गुणनखंड कितने आएंगे? 1। तो 0 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा ये कहती है कि अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, ना 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ना 2 से कम होना चाहिए। इधर आ जाओ, 1 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? अभाज्य संख्या की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, 2 से ना ज़्यादा होना चाहिए, ना 2 से कम होना चाहिए। तो इस आधार पर पहला पॉइंट हमारा निकल के आता है 0 अभाज्य संख्या नहीं है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम 2 के बारे में बात करते हैं। 2 के बारे में बात करें तो 2 किस किस पहाड़े से कटता है? 2 1 से भी कट जाएगा और 2 2 से भी कट जाएगा। इसके अलावा किसी से कटेगा नहीं। और अभाज्य संख्या की परिभाषा के अनुसार अभाज्य संख्या में केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, ना 2 से ज़्यादा, ना 2 से कम। तो यहाँ देखिए आप, केवल और केवल 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जिससे 2 कटता है, इसलिए 2 एक अभाज्य संख्या है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, 2 के बाद में, अच्छा 2 के साथ एक कॉन्सेप्ट और जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं। जैसे मैं आपसे कहूँ 16 है, ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं पूरी तरह से, उन संख्याओं को सम संख्याएं कहा जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ 15 सम संख्या है क्या, या 15 इवन नंबर है क्या? तो 15 सम संख्या नहीं है। क्यों? सम संख्या की परिभाषा ये है, केवल और केवल 2 से भाग जाना चाहिए बस। पूरा भाग अगर 2 से जा रहा है, आपका रिमाइंडर शेषफल 0 बच रहा है 2 से भाग देने पर, तो वह एक सम संख्या है। 2 से भाग अगर आप इसका ऐसे देंगे तो वैसे तो इसका भाग चला जाएगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पूर्णतः भाग देने की। पूरा का पूरा भाग चला जाए विदाउट पॉइंट के। ठीक है, तो अगर हम 2 में 16 का भाग दें तो 16 में 2 का भाग चला जाएगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं 16 कैसी है? 16 एक सम संख्या है। तो सम संख्या की शर्त होती है 2 का भाग चला जाए। तो यहाँ देखिए 5 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके पास 2 गुणनखंड हैं। ठीक है, 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके पास 2 गुणनखंड हैं। अब देखो 2 अभाज्य के साथ साथ क्या 2 का भाग 2 से जा रहा है? हाँ, 2 का भाग 2 से जा रहा है। तो जिसमें 2 का भाग चला जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो 2 अभाज्य संख्या के साथ साथ, 2 अभाज्य संख्या तो है ही, अभाज्य के साथ साथ सम संख्या भी है, इसलिए हम 2 को
सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 को सम अभाज्य संख्या कहा जाता है। और पूरी संख्या पद्धति में आप अनंत तक की संख्याओं को देख लें, एकमात्र 2 ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है, अभाज्य मतलब जो किसी अन्य से विभाजित नहीं हो रही, जिसके 2 ही गुणनखंड हैं, ठीक। और अभाज्य के साथ साथ सम संख्या भी है। सम का अर्थ क्या है कि 2 में 2 का भाग चला जाए, ठीक। अब देखिए जरा, इसमें हम बात करते हैं 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याओं की। 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये डाटा आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए, तो उनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने बात की आपसे 0 से लेकर 20 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तो 0 से लेकर 20 तक में जो अभाज्य संख्या है, पहले 0, क्या 0 अभाज्य संख्या है? मैंने भी आपको प्रूव करवाया था। कम से कम 2 पहाड़ों में भाग जाना चाहिए, कम से कम 2 इसके गुणनखंड होना चाहिए। तो 0 के तो है नहीं। 0 के बाद में 1, अभी हम लोग प्रूव कर चुके थे 1 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 केवल 1 ही के पहाड़े से कटेगा, जबकि हमें कम से कम 2 चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 1 भी अभाज्य नहीं है। 2 के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2 1 के पहाड़े से भी पूरा कट जाएगा। 1 के पहाड़े से अगर हम 2 को काटना चाहें तो 1 के पहाड़े से भी पूरा कट जाएगा, और 2 के पहाड़े से भी कट जाएगा। तो 2 के कितने गुणनखंड आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो 2 ही गुणनखंड जिसके आए तो ही वह अभाज्य संख्या है। तो 2 कैसी अभाज्य है? 2 के बाद में 3 भी अभाज्य है। 4 अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? अभी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि 4 1 के पहाड़े में भी आता है, 4 इसके साथ साथ क्या है? आपके 2 के पहाड़े में भी आता है, और 4 के पहाड़े में भी आता है। या आप इसे सिंपल वे में ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी अन्य पहाड़े से अगर कट रहा है स्वयं के अलावा तो वो अभाज्य नहीं है। 4 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 4 नहीं है। 5 केवल अपने आप से कटेगा, ठीक है, केवल अपने आप से कटे, वही अभाज्य संख्या है। इसको याद रखने के लिए आप एक स्लोगन याद रख सकते हैं। आपने एक स्लोगन सुना होगा, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो यहाँ क्या हुआ? वो संख्या केवल और केवल अगर टूटेगी, लुटेगी तो स्वयं से ही लुटेगी। जैसे यहाँ 5 है, 5 अगर कटेगा तो केवल और केवल स्वयं से ही कटेगा। 6 नहीं है। 7 है, क्योंकि 7 काटने के लिए आपको केवल 7 का ही भाग देना पड़ेगा। 8 नहीं है, ठीक है। 9 नहीं है, फिर 10 नहीं है। इसके बाद 11 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 12 नहीं है। 13 अपने आप से ही विभाजित होगा। 14 नहीं है। 15 नहीं है। 16 2 से कट जाएगा। 17 अपने आप से कटेगा, ठीक है। 18 नहीं है, 2 से कटेगा, 9 से कटेगा, 6 से कटेगा। इसके बाद में 19 आपका है, और 20 आपका नहीं है। अब आ जाइए 21 आपका 3 से कट जाएगा। 22 2 से कट जाएगा। 23 आपका है, केवल स्वयं से कटेगा। 24 2 से कटेगा। 25 5 से कटेगा। 26 2 से कटेगा। 27 3 से कटेगा। 28 2 से कटेगा। 29 ये किसी और से नहीं कटेगा, इसीलिए अभाज्य है। केवल अपने आप से विभाजित हो तो अभाज्य है। 2 से कट जाएगा। ये केवल अपने आप से विभाजित होगा, 2 से कटेगा, इसलिए नहीं है। यहाँ से आ जाइए, ये 3 से कट जाएगा। हमें बचपन में एक बात सिखाई जाती थी कि जिस संख्या के आखिरी में 2 4 6 8 0 हों, वो संख्याएं 2 से कट जाएंगी, ठीक है। तो ये जितनी भी सम संख्या होंगी, केवल आप 2 को छोड़ दीजिए, केवल इस 2 को छोड़ दीजिए। 2 के अलावा आप कोई भी सम संख्या बोलो। 20 अभाज्य नहीं होगा। 24 अभाज्य नहीं होगा। 444 अभाज्य नहीं होगा। जिस संख्या के अंतिम में 2 4 6 8 0 में से कोई भी अंक आ जाएगा वह अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक। अब यहाँ देखिए 34 2 से कट जाएगा। 35 5 से कट जाएगा। 36 2 से कट जाएगा। 37 ये अभाज्य है। 38 2 से कट जाएगा। 39 3 से कट जाएगा। 40 2 से कट जाएगा। 41 42 2 से कट जाएगा। 43 44 2 से कटेगा। 45 5 से कटेगा। 46 फिर 2 से कटेगा। यहाँ जाइए आप 47 के बाद ये लो 48 2 से कटेगा। 49 7 से कटेगा। और ये आपका 50, ठीक है। 50 आपका किससे? 2 से कट जाएगा। इसको आप एक काम करिए, 0 से 20 की जगह 0 से 100 तक की लिखिए, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाए 51। ये पहला डाउट होता है। 51 3 से कट जाएगा, या 17 के बारे में आपको पता होगा, 17 3 51, ठीक है।
तो जो किसी अन्य पहाड़े से कट जाए वो तो आवाज़ है ही नहीं, तो 51 हमारी आवाज़ की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो 52 नहीं, 2 से कट जाएगा। 53 है, 54 2 से कट जाएगा। 55 5 से कट जाएगा। नेक्स्ट देखिए 56 2 से कटेगा। 57 ये सेकंड मिस्टेक होती है, ये 3 से कट जाएगा। या 19 या 57 19 से भी कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद 58 2 से कटेगा। 59 इसके बाद 60 2 से कटेगा। 61 62 2 से कटेगा। 63 3 से कट जाएगा। 64 2 से कटेगा। 65 5 से कटेगा। 66 2 से कटेगा, 11 से कटेगा। 67 किसी से नहीं कटेगा। 68 2 से कटेगा। 69 ये 3 से कट जाएगा, इसलिए ये भी आवाज़ नहीं, अन्य किसी पहाड़े से नहीं कटना चाहिए। 70 2 से कटेगा। 71 72 2 से कटेगा। 73 किसी से नहीं कटेगा। 74 2 से। 75 5 से कटेगा। फिर ये 2 से कटेगा। फिर ये 11 से कटेगा, ठीक है। फिर ये 2 से कटेगा। फिर ये किसी से नहीं कटेगा, इसीलिए ये क्या है, आवाज़ संख्या। ये 2 से कट जाएगा। ये आपका 3 से कट जाएगा, इसलिए आवाज़ नहीं है। ये 2 से कट जाएगा, आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ है। ये 2 से कट जाएगा, आवाज़ नहीं है। 5 से कट जाएगा, आवाज़ नहीं है। 2 से कट जाएगा, आवाज़ नहीं है। 87 ये आपका 3 से कट जाएगा। 87 को अगर हम 3 से विभाजित करें तो 3 दूनी 6 और 3 में 27, ठीक है। तो 87 भी नहीं है, 11 से कट जाएगा। 89 है। इसके बाद 90 2 से कट जाएगा। 91 यहाँ मिस्टेक होती है, 91 7 से कट जाएगा। 13 7 91 13 से भी कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 92 2 से कट जाएगा। 93 ये 3 से कट जाएगा। 94 2 से कट जाएगा। 95 5 से कट जाएगा। 96 2 से कट जाएगा। 97 98 और 99 और ये आपके 100, ठीक है। तो यहाँ से कुल मिला के हमारी 0 से लेके 100 तक में 25 आवाज़ संख्याएं हैं, ठीक। अगर हम इनकी काउंटिंग करके देखते हैं, फिर इनकी एक अलग टेबल बना लेते हैं। अभी मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए इसलिए हर एक का एक एक उदाहरण लेके मैं चला था, ठीक है। देखो एक हमें मिली थी 2, 2 के बाद था हमारा 3, 3 के बाद हमारा यहाँ था 5, फिर हमारा यहाँ था 7 और उसके बाद में फिर ये हमारा 13 था और 13 के बाद में फिर लगातार सभी पर मैंने गोले लगाए हुए हैं लगभग, ठीक है। पहले हम गिन लेते हैं। देखो 25 होना चाहिए, तो 1, ठीक है। 1 2 देखो इसका एक अलग चार्ट अभी मैं बना दूंगा आपके लिए। 1 संख्या, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ये आपकी 5, 5 के बाद में देखो आप 6 7 8, फिर 9, 9 के बाद में फिर ये 10 11 12, ये आपका 13 14, 14 के बाद ये 15, फिर ये 16 और फिर ये आपका 17, फिर ये आपका 18, फिर ये 19, फिर ये 20, फिर ये 21, इसके बाद फिर ये 22, फिर ये 23 और फिर ये 24 और ये आपका 25। कुल मिला के 25 संख्याएँ ऐसी हैं जो आवाज़ संख्याओं की कैटेगरी में आती हैं, या इनको हम रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। आप अभी इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में मैं आपको इसकी एक अलग टेबल बना देता हूं तथा इससे संबंधित जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं, ठीक है। आवाज़ संख्याओं की थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आवाज़ संख्याओं के न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो विभिन्न पेपर में आए हैं उनको हम आपको प्रैक्टिस के द्वारा समझाते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल, ये सबसे ज़्यादा बार मध्य प्रदेश के व्यापम के पेपर में आवाज़ संख्या से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी है? होता क्या है, जब इस क्वेश्चन को लड़का करता है तो इतना दिमाग हर लड़का लगा लेता है कि भाज्य माने जिसमें भाग चला जाए, आ माने नहीं जिसमें भाग नहीं जाए। तो उसके दिमाग में ये आता है ऐसी संख्या ढूंढना है जिसमें भाग नहीं जाए, तो वो सबसे पहले 2 को गलत कर देता है, क्योंकि वो समझता है 2 में तो 2 का भाग चला जाएगा, इसमें हो सकता है 3 में नहीं जाए या हो सकता है 1 में नहीं जाए। जबकि एक्चुअली है क्या, मैंने अभी आपको बताया था कि आवाज़ संख्या की शुरुआत 2 से होती है। 0 आवाज़ संख्या नहीं है, 1 आवाज़ संख्या नहीं है। उसके रीजन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर आवाज़ संख्या सबसे छोटी कौन सी है? आवाज़ संख्या की शुरुआत 2 से होती है, इसलिए 2 सबसे छोटी आवाज़ संख्या है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी विषम आवाज़ संख्या कौन सी है? मैंने आपसे बोला था पूरी संख्या पद्धति में 1 2 ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और अभाज्य के साथ साथ सम संख्या भी है।
सम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का भाग पूरा चला जाता है, और विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता। तो अगर मैं आपसे बोलूं 4 सम संख्याएं, हाँ है, क्योंकि 4 में 2 का भाग पूरा चला जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं 5 एक सम संख्या है, नहीं ये सम नहीं है, ये विषम है। क्यों? सम होने की शर्त है 2 का भाग, 2 का भाग पूरा चला जाए सम, नहीं जाए विषम। तो आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी चाहिए और विषम चाहिए, अभाज्य चाहिए। तो मुझे मालूम है अभाज्य संख्या की, ये हमारे पास एक टेबल है, उसमें छोटी संख्या सबसे पहले 2 है, लेकिन 2 क्या है? 2 अभाज्य तो है, 2 अभाज्य के साथ साथ इसे अभाज्य के साथ साथ विषम चाहिए, जबकि 2 अभाज्य के साथ साथ विषम नहीं है, 2 सम संख्या है। और अगली संख्या हम देखते हैं 3। 3 इस पूरी टेबल में सबसे छोटी भी है, इसे छोटी चाहिए, छोटी के साथ साथ विषम भी चाहिए। विषम संख्या उसे बोलते हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, तो 3 में 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ अभाज्य होना चाहिए, तो अभाज्य की टेबल में जो है ही, तो इसका आंसर होगा 3। अब इधर आ जाइए, 1 से लेकर 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है, ये मैंने आपको बताया था। सीधा सीधा आप डिजिट याद रखिए, इसको ये नंबर आप याद रखिए, क्योंकि ये नंबर आपको आगे क्या है काफ़ी हेल्प करेगा। 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या, यहाँ सॉरी यहाँ ऑप्शन आपको गलत दिए हैं, यहाँ 24 की जगह 25 होगा, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 25, ठीक। ये 25 संख्याएं जो अभाज्य हैं उनकी टेबल के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 से छोटी कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं। तो अगर ये टेबल हमारे पास है, 70 से छोटी कितनी संख्याएं, जो 70 से छोटी होना चाहिए, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। तो देखो 70 से छोटी यहाँ तक हमें ये गिन के रखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसके बाद हम जैसे ही आगे पहुँचेंगे तो ये 71 हो जाएगी संख्या, और हमें वो पूछ रहा है 70 से छोटी होना चाहिए और अभाज्य होना चाहिए। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी निकली हमारी? 19। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहली 4 रूढ़ संख्या का योग बताइए। मैंने अभी आपको बोला था कि अभाज्य संख्या का नाम अभाज्य संख्या है, रूढ़ संख्या है और प्राइम नंबर है। तो पहली 4 रूढ़ संख्या का योग बताइए। रूढ़ संख्याएं कहाँ से शुरुआत होती हैं? 2 से। उसे पहली 4 चाहिए, तो पहली संख्या होगी 2, उसके बाद होगी आपकी 3, उसके बाद होगी आपकी 5 और उसके बाद होगी आपकी 7। पहली 4 रूढ़ संख्याएं हो गई, इनको योग करना है, जोड़ना है। 7 और 3 10, 15 हो तो 17, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 17। नेक्स्ट आ जाओ, पहली 4 रूढ़ संख्या का माध्य बताइए। अब देखो इस क्वेश्चन को और ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए, आपको कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए वो आपसे कह देगा 100 से लेके 150 तक की जो संख्याएं हैं उनका आप रूढ़ संख्याओं का माध्य बताइए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिंग हो जाएगा। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, फिर इसी के साथ में हम जब बाद में मिक्सअप क्वेश्चंस पे आएंगे, नंबर सीरीज जो नंबर सिस्टम हमारा चल रहा है उसका बाद में एक मैं क्लास लूँगा मिक्स, उसमें सारे क्वेश्चंस मिलके होंगे। वहाँ आपको इसी क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टैंडर्ड और देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ देखो पहली 4 रूढ़ संख्या का माध्य बताइए। तो समझिए माध्य किसे बोलते हैं? माध्य का एक और नाम होता है औसत, या ऐसे इंग्लिश में मीन बोलते हैं या एवरेज बोलते हैं। माध्य कह लिए चाहे औसत कह लिए, इसका फॉर्मूला होता है कुल बटे संख्या। पहले सबको जोड़ना है और फिर जितनी संख्या उतने का भाग देना है। तो अगर मुझे माध्य निकालना है तो पहले सभी संख्याओं का कुल करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कितनी संख्याओं जोड़ना है? पहली 4 रूढ़ संख्या, इनका पहले कुल करिए। तो पहली 4 रूढ़ संख्याएं हैं कौन सी? ये लिखी हुई हैं। पहली 4 रूढ़ संख्या है 2 3 5 और 7। तो ऊपर ये लिखा है, पहले इसका कुल कर दीजिए 2 3 5 और 7। अगर वो कहता पहली 5 रूढ़ संख्या तो हम 1 2 3 4 5 इन सबको जोड़ देते। पहली 6 तो शुरू से 6 लेते, उनको जोड़ देते। यहाँ कुल चाहिए, नीचे आ जाओ। कितनी संख्याएं लिखी हैं ये ऊपर? 1 2 3 4, जितनी संख्याएं लिखी उतने से भाग दे दीजिए। तो यहाँ से टोटल कितना आएगा? यहाँ आपका आएगा 10 15 हो तो 17, 17 में दिया 4 का भाग तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट आएगा। इससे ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। देखो हमारे पढ़ाए हुए तरीके से यदि आप संतुष्ट हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 1000 प्लस सब्सक्राइबर का परिवार होने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार आपकी लाइव क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी आप हम लोगों का सहयोग करिए। और हाँ,
एक और बात है, वो ये है कि यदि हमारे पढ़ाए हुए किसी भी तरीके में आपको सुधार की आवश्यकता लगती है तो कमेंट में आप इसे ज़रूर लिखें, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा देने के लिए मैं प्रेरित हो सकूं। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री अभाज्य संख्याएँ हैं, मतलब एक्स भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, एक्स प्लस वन भी एक अभाज्य संख्या है और एक्स प्लस थ्री भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो एक्स का निम्नलिखित में से क्या मान होना चाहिए? ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से हल कर लेते हैं। ऑप्शन रखना चालू करिए। जैसे मैंने रखा 0, देखो वो आपसे एक्स का मान पूछ रहा है, तो इन चार में से कोई एक आंसर सही होगा। मैंने मान लिया एक्स का मान 0 है। अगर एक्स का मान 0 है तो यहाँ एक्स की जगह मैंने ये 0 रखा, 0 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 1। यहाँ एक्स की जगह 0 प्लस 3, 0 में 3 जोड़ो तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। ये एक्स की जगह 0 रखा तो 0 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 3, ये आ गया 3। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि एक्स का ऐसा कौन सा मान रख दें जिससे ये तीनों संख्याएं कैसी हो जाएं, अभाज्य। क्या ये तीनों संख्याएं, एक्स का मान जब हमने 0 रखा, क्या ये तीनों संख्याएं अभाज्य हैं? हमें मालूम है 0 अभाज्य होता ही नहीं, 1 अभाज्य होता ही नहीं है। कुल मिला के ये अभाज्य का पेयर जोड़ा नहीं बना रहा। नेक्स्ट देखो 1 रखते हैं। जब हम एक्स की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ जैसे ही मैंने एक्स की जगह 1 रखा वैसे ही क्या होगा, देखिए एक्स की जगह भी अगला मैंने ऑप्शन मान लिया 1। जैसे 1 माना तो ये आ गया 1, एक्स की जगह 1 रखा तो 1 प्लस 1 जो गया 2, ये आ गया 1 प्लस 3 जो गया आपका 4। अब क्या बोल रहा है, अब ऐसा एक्स का मान चाहिए जिससे हमारा जो नया जोड़ा ये बने, जितनी संख्या में प्राप्त हो वो सारी संख्या कैसी हो जाए, अभाज्य। क्योंकि प्रश्न ये चाह रहा है कि ये तीनों अभाज्य होना चाहिए। एक्स का हमें इस तरह का निम्न में से मान रखना है कि ये तीनों कैसी हो जाए, अभाज्य। क्या ये तीनों अभाज्य हैं? नहीं, क्योंकि हमें मालूम है 0 अभाज्य होता नहीं है, 1 अभाज्य होता नहीं है। तो ये वाला भी 1 रखने से भी काम नहीं चल रहा। अब हमने अगला ऑप्शन पे आए हम, ऐसे हमने रखा 2। जैसे हमने 2 रखा तो ये आ गया 2, ये आ गया 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 प्लस 3, ये आ जाएगा 5। तो वो ये कह रहा है क्या अब ये तीनों एक्स की जगह 2 रखने पर क्या ये तीनों अभाज्य संख्याएं आ रही हैं? हाँ, 2 भी एक अभाज्य है, 3 भी एक अभाज्य है और 5 भी एक अभाज्य है। तो यहाँ से ये कंडीशन सही आ रही है कि अगर हम एक्स का मान 2 मान लें तो हमें जो प्राप्त संख्याएं मिलेंगी वो सब कैसी मिलेंगी, अभाज्य मिलेंगी। अगर हम इसका चौथा ऑप्शन देखेंगे 101, तो वहाँ समस्या क्या आएगी, तो 101 अगर मैं एक्स का मान मानूंगा तो यहाँ 101 प्लस 1 102 हो जाएगा। 102 तो कट जाएगा 2 से, और अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो केवल स्वयं से कटें, इसलिए ये वाला कैसा हो जाएगा, गलत। अब यहाँ आ जाइए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बताइए। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए कौन सी है। हमें मालूम है जो हमने अभी तक के आपको जोड़े बताए थे वो 100 तक के बताए थे। क्यों? 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया इसलिए मैंने क्या है 100 तक को बता दिया है। अब हम थोड़े क्वेश्चंस को 100 के ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। अभी इसके अलावा भी जो क्वेश्चन है मैं आपको 100 के ऊपर कुछ क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, ऐसे वो आपसे ये कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य बताइए। हमें मालूम है अभाज्य की डेफिनेशन क्या होती है, तो केवल स्वयं से कटे। तो 3 अंकों की संख्या की शुरुआत 100 से होगी, 100 तो 2 से भी कट जाएगा, 50 से भी कट जाएगा, तो ये अभाज्य नहीं है। 101 ये किसी से नहीं कटेगा तो ये अभाज्य है। तो उसे 3 अंकों की भी चाहिए और सबसे छोटी भी चाहिए, तो 101 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, 110 से 120 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो 110 से 120 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो देखो मैं ये चेक करता हूँ। 110 क्या 110 जिसके आखिरी में 2 4 6 8 0 2 से कट जाएगा, सम संख्या है, तो वैसे ही गलत है। 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। 110 यहाँ आ जाए 111, 111 किससे कट जाएगा, आपका 3 से कट जाएगा। 111 3 से विभाजित हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल और केवल स्वयं से विभाजित हों। 3 3 का 9 और यहाँ से आ गया 73 21, तो ये भी अभाज्य नहीं होगा। 112 ये 2 से कट जाएगा। 113 ये किसी से नहीं कटेगा। 114 आखिरी में 4 है, 2 से कट जाएगा। 115 जिस संख्या के आखिरी में 5 होता है वो हमेशा 5 से कट जाता है। आप कुछ भी लिखो, 65 5 से कट जाएगी, 75 5 से कट जाएगी, 25 5 से कट जाएगी, 15 5 जिसके आखिरी में 5 आ जाए वो खुद 5 से कट जाती, तो ये भी कट जाएगा। 116 जिसके आखिरी में 2 4 6 8 0 आए वो 2 से कट जाएगा। 117 ये 3 से कट जाएगा। 117 भी अभाज्य नहीं है क्योंकि ये 3 से कट रहा है। 3 3 का 9 ये आ गया, 3 9 में 27, तो ये भी आपका अभाज्य नहीं है। 118 ये 2 से कट जाएगा। 119 ये आपका 7 से कट जाएगा। 17 119, ठीक है, 17 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। 7 के पाड़े में 7 एकम 7, 7 49,
तो ये भी नहीं है, और यहाँ 120 ये भी नहीं। तो 110 से 120 तक हमें ये बताना है कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो 110 से 120 तक हमारी केवल एक ही अभाज्य संख्या निकली, वो है 113। हमसे पूछ रहा है कितनी अभाज्य संख्या है, तो मात्र एक अभाज्य संख्या है। देखो अभाज्य संख्या में एक और टाइप आता है जिसमें हमें एक पर्टिकुलर संख्या दी जाती है और उस निश्चित संख्या से हमें ये बताना होता है क्या वह संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। मतलब इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें ऑप्शंस भी कुछ इस तरह से आ सकते हैं, भाषा पर आधारित सवाल भी हो सकते हैं इसमें। उनको समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा। देखो अभाज्य संख्या की एक प्रॉपर्टी है, सबसे पहले देखिए परफेक्ट स्क्वायर होता है एक। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर क्या है आपका 1, 2 का स्क्वायर क्या है आपका 4, 3 का स्क्वायर क्या है आपका 9, 4 का स्क्वायर क्या है आपका 16, 5 का है आपका 25, 6 का है आपका 36। इस तरह से आप लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपको क्या है परफेक्ट स्क्वायर्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम इतने तक ले रहे हैं, फिर उसके आगे भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो आगे के एग्जांपल जैसे 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, इस तरह से आप लगातार आगे बढ़ते हुए चले जा सकते हैं। ठीक है, सो वन जहाँ तक आप जाना चाहें। अभी हम केवल समझने के लिहाज से इसको इतना ही समझ लेते हैं, केवल 15 तक ही समझ लेते हैं। चलो देखो इसमें करना क्या है, इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जैसे आपको एक पर्टिकुलर संख्या दी होगी, पहले मैं छोटे क्वेश्चन से लेके चल रहा हूँ। जैसे वो आपसे एक संख्या दे देगा, थोड़ी बड़ी दे देगा, लेकिन अभी हम यहाँ 19 से लेके चल रहे हैं। वो आपसे पूछेगा कि 19 अभाज्य संख्या है। अब यहाँ आपसे बोला ए, यह सत्य है, असत्य है, निर्धारित नहीं कर सकते, और डी ऑप्शन देगा आपको नन ऑफ दिस। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो हम जब आपको पर्टिकुलर संख्या दी जाए, तो एक तरीका तो अभी मैंने आपको ऐसे बताया था कि आपको चेक करना है कि भैया ये 100 है, तो आप चेक करोगे 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। मतलब इस तरह से आप धीमे धीमे करके चेक करोगे, जैसे 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है, फिर 5 से कट रहा है। और एक तरीका अब ये इसका दूसरा तरीका देखते हैं, वो एक निश्चित संख्या जब आपको दी जाएगी तब आपका यही तरीका उसमें फॉलो होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जब आपको निश्चित संख्या दी जाए फिर ये पूछे कि ये निश्चित संख्या एक अभाज्य है या नहीं। अभी तक निश्चित संख्या के नहीं आ रहे थे, अभी तक कैसे आ रहे थे 110 से 115 में कितनी है, 0 से लेके आपके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। लेकिन अब एक निश्चित संख्या दी है, फिर आपसे पूछ रहे हैं क्या वो ऋण संख्या है, क्या वो अभाज्य संख्या है या नहीं। तो उसे करने के लिए हमें क्या करना है, जो निश्चित संख्या हमें दी है, जैसे इस क्वेश्चन में 19 दिया है, उसके आगे का वर्ग देखो। उसके आगे देखिए 19 से बड़ा या तो 19 के बराबर हो, मतलब जो निश्चित संख्या दी हो या तो उसके बराबर हो या उससे बड़ा हो। तो 19 तो होता नहीं है कोई भी परफेक्ट स्क्वायर। जैसे आपसे कहें 21 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। 22 है, नहीं है। 23 है, नहीं है। 24 किसी का वर्ग है, नहीं है। लेकिन 25 है, हाँ है। जो वर्ग होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। 19 तो किसी का है नहीं, तो या तो वो संख्या खुद हो या उसके आगे देख लीजिए। 19 के आगे ये आपके परफेक्ट स्क्वायर लिखे हैं, 19 के आगे क्या है 25। 25 स्क्वायर होता है, किसका होता है 5 का, जिसका हो 25। 25 पहले आगे का देखना है, 19 के आगे किसका है 25। ये परफेक्ट स्क्वायर है, किस संख्या का है 5 का, तो वो 5 को आप अलग लिख लो। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने 5 लिख लिए हैं, 5 तक की अभाज्य संख्याएं लिख लो। 5 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन है, एक है 2, एक है आपकी 3 और एक है आपकी खुद 5। ये तीन ही संख्याएं आ रही हैं 5 तक की अभाज्य। अब मैं आपसे कहूँ 7 तक में कितनी है, तो 1 2 3 4। मैं आपसे कहूँ 11 तक में अभाज्य संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 तक में हमारे पास ये 3 संख्याएं अभाज्य हैं। अब आप क्या करेंगे, इसका इससे भाग देंगे। क्या 19 में 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। फिर अगली का दो, 19 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। फिर अगली का दो, 19 में 5 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। किसी से भी नहीं जा रहा। तो जब भाग नहीं जाए उसी को हम अभाज्य बोलते हैं। तो ये कह रहा है 19 अभाज्य है, हाँ ये अभाज्य है, क्योंकि इसमें किसी का भी भाग्य नहीं जा रहा। ये कैसा, ये अभाज्य है, हाँ ये बात सत्य। इसके हम एक आध और एग्जाम्पल समझते हैं, फिर थोड़ी बड़ी संख्या पे समझेंगे इसको। ये मेथड आपको केवल तभी अप्लाई करना है जब आपको एक निश्चित संख्या आ जाए, ठीक है। अब ये थोड़ी सी मेथड जटिल है, इसीलिए आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देखेंगे, इसमें आपको बहुत बड़ी संख्याएं कभी नहीं आती हैं, ठीक है। देखो हम एक अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे पहले हम इसी में से छोटे छोटे संख्याओं को ले रहे हैं, फिर बड़ी संख्या लेंगे। जैसे आपको चेक करना है, या आपसे बोल रहा है
97 या 57 कुछ भी ले सकते, जैसे हमने 57 लिया, आपसे पूछा 57 एक अभाज्य संख्या है क्या, तो आप क्या करेंगे, जो निश्चित संख्या आपको बताना है कि वो अभाज्य है या नहीं, उसके आगे का वर्ग देखो। तो 57 से आगे किसका वर्ग होता है, ये होता है 57 से आगे 64। 64 किसका होता है, 8 का। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। ये संख्या लेना है आपको 8। अब यहाँ 8 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो देखो 8 तक की गिनती में कितनी अभाज्य होती हैं आपकी, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 8 तक की गिनती में यही होती हैं। फिर ये तो 8 से बड़ी हो जाएगी। तो इन चारों का केवल भाग देना है बस। इनका जा रहा है तो भाज्य है, नहीं जा रहा है तो अभाज्य है। इसका भाग देखो, 57 में 2 का भाग नहीं जा रहा, फिर 57 में अगली 3 का भाग दिया, वो 3 एकम 3, ये देखो 57 में 3 का भाग चला जाएगा। 57 में जब 3 का भाग चला जाएगा तो ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं अभाज्य। अ माने नहीं, भाज्य माने भाग, जिसमें भाग नहीं जाए वो अभाज्य है। लेकिन 57 में तो 3 का भाग चला गया, 57 में 3 का भाग चला गया, इसलिए ये कैसी है, 57 एक अभाज्य संख्या है। आपसे पूछ रहा है, ये बात असत्य है। 57 अभाज्य नहीं है, 57 भाज्य है। ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या है, असत्य है। ठीक, तो अब देखो जरा इसमें, अब इसमें हम थोड़ा सा एक बड़ी संख्या लेके चलते हैं। एक और चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं 97 एक अभाज्य है या नहीं, तो आपको क्या करना है, 97 से बड़ा स्क्वायर कौन सा होता है। 97 से बड़ी संख्या जो स्क्वायर हो वो होती है 100। 100 किसका होता है, 10 का। तो हमें ये संख्या बाहर निकालना है, 10 निकाल लिया। 10 तक की अभाज्य कितनी होती हैं, 10 तक की अभाज्य होती हैं 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। बस अब ये जो नीचे संख्याएं आ गई हैं, बस इसका भाग देना है। तो 97 में 2 का भाग जाएगा, नहीं। 97 में 3 का भाग जाएगा, नहीं। 97 में 5 का भाग जाएगा, नहीं। 97 में 7 का भाग जाएगा, नहीं। किसी से भी भाग नहीं जाए, तो जब भाग नहीं जाए, अभाज्य नहीं जाए, तो उसे अभाज्य बोलते हैं। तो 97 में ना तो 2 का भाग जा रहा, 97 में ना 3 का जा रहा, ना 97 में 5 का जा रहा, ना 97 में 7 का जा रहा। इसलिए 97 कैसी अभाज्य संख्या है। तो ये कैसी, 97 एक अभाज्य संख्या जो आपसे पूछ रहा है, तो ये बात कैसी हो जाएगी, सत्य है। ठीक है, अब इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं आप। इसमें आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। एक 161, 221, 173, इनमें से कोई। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो आपको इसमें करना क्या है, देखिए। अभी जो मैंने आपको तरीका बताया था उसी तरीके का अभी हमको यूज़ करना है। सबसे पहले 161 ये संख्या लिखी। मुझे जब भी मुझे पर्टिकुलर संख्या चेक करना हो कि ये पर्टिकुलर संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, उस संख्या के आगे का स्क्वायर देखूंगा। 161 से आगे, 161 से आगे हम यहाँ पहुँच गए 169, और 169 किसका है, 13 का। तो हम 13 हमने यहाँ लिख लिया। 13 तक की संख्याएँ देख लो। 13 तक में कितनी संख्याएँ आ रही हैं अभाज्य, 2, 3, 5, 7, 11 और खुद आपकी 13। बस इतने से भाग देना है। तो 2 से इसमें भाग जाएगा नहीं। 161 में 3 का भाग नहीं जा रहा, 161 में 5 का भाग नहीं जा रहा, 161 में 7 का भाग, इसको देखिए जरा ध्यान से, 161 में 7 का भाग, तो 7 दूनी 14, जाए आपका 7 या 21, इसमें तो भाग जा रहा है। ये भाज्य है, अभाज्य नहीं। तो ये हमारी कैसी निकल के आ रही है, भाज्य। ठीक, इसके बाद आ जाओ 221। 221 को चेक करना है। 221 कैसे चेक होगी, अभी मैंने आपको बोला था आपको कुछ नहीं करना। हटा देखो, 221 चेक करना है। 221 जब भी कभी पर्टिकुलर संख्या दी जाए तो आप कैसे पता लगाएंगे, इससे बड़ा वाला वर्ग पढ़िए। 221 से बड़ा क्या है, 225। 225 किसका होता है, 15 का। तो इस संख्या को बाहर निकालो, 15 को।
और 15 किस किस में आ रहा है? देखो 15 से छोटी कितनी आवाज़ है? 15 से छोटी कितनी है? 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, और फिर आपकी ये 11 है, और नेक्स्ट आपकी 13 है। अब इसमें भाग देना, बस इतनी ही संख्याओं का भाग देना है, बाकी किसी से नहीं देना। तो 221 में देखो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 221 में 3 का भाग दो तो यहाँ आएगा 7 21 और 11 नहीं जाएगा। 5 का देंगे नहीं जाएगा। 7 का दीजिए, 7 का देंगे तो इसमें 7 का भाग 7 पे 21 नहीं जा रहा। 11 का भाग देंगे, 11 दूनी 22 नहीं जा रहा। 13 का भाग देके देखिए, 221 में हमने भाग दिया 13 का, 13 एकम 13, यहाँ से बचे 7, 13 7 20 9, 13 7 51। यहाँ क्या हो गया? 13 का भाग पूरा चला गया, 13 का भाग पूरा इसमें चला गया। 221 को मैं चेक कर रहा हूँ, 221 में 2 का भाग नहीं गया, 3 का नहीं गया, 5 का नहीं गया, 7 से नहीं गया, 11 से नहीं गया, लेकिन 13 से चला गया। जब भाग पूरा चला गया तो वो भाज्य है, भाज्य तो है नहीं, तो ये भी कैसी है? भाज्य। अब आ जाइए 173 पे चेक करते हैं। एक 173 मैंने क्या बोला था? जिस पर्टिकुलर संख्या को मुझे चेक करना हो, जिस निश्चित संख्या को मुझे चेक करना हो, उससे आगे का स्क्वायर देखेंगे। तो 173 से आगे स्क्वायर आप आ जाओ 196। ये किसका है? 14 का। तो ये आपका 14 का स्क्वायर है। तो 14 तक की केवल संख्याओं से भाग जाएगा। 14 तक की कौन सी संख्या? आवाज़, क्योंकि हमें आवाज़ बताना है। 14 तक की आवाज़ कितनी होती हैं? 1 है, 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, फिर है आपका 13। तो 2 से भाग इसमें जाएगा नहीं। 3 से भाग, 3 पंजे 15, 3 से भाग नहीं जाएगा। 5 से भाग इसमें जाएगा नहीं। 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 33 नहीं जाएगा। 11 से भाग दीजिए, 11 एकम 11, तो यहाँ से बचे 6 63, इससे भी नहीं जाएगा। और 13 से भाग दीजिए। 173 में जब मैंने 13 से भाग दिया तो 13 एकम 13, 13 4 17, 13 3 39, इसमें भी नहीं जा रहा। इसका किसी से भी भाग नहीं गया, इनमें से किसी इससे भी भाग नहीं जा रहा। तो जब भाग नहीं जाए वो आवाज़, इसमें भाग चला जाए वो भाज्य। भाग नहीं जा रहा तो ये कैसी है? आवाज़। और मुझे यही बताना था कि निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर आएगा 173, इसकी क्या है? अभाज्य संख्या है। देखिए ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न में एक्चुअली में इस प्रश्न को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो क्या होता है, जितनी भी अभाज्य संख्याएँ हैं वो सबकी सब अभाज्य संख्याएँ एक रूल को फॉलो करती हैं। ये रूल होता है 6k+1। अगर किसी अभाज्य संख्या ने 6k+1 को नहीं माना हो तो वो 6k-1 इनमें से किसी ना किसी एक को मानती। तो हम इन दोनों को मिलके लिख सकते हैं 6k+-1। इन दोनों में से कोई ना कोई एक नियम हर अभाज्य संख्या पर लागू होता है, सिवाय 2 और 3 को छोड़ दिया जाए तो। जैसे मैं 2 और 3 को छोड़ दूँ, ऐसे भी यहाँ लिखा है क्वेश्चन में p इज़ ग्रेटर देन 3, 3 से ज़्यादा पे नियम लागू होगा। इसका अर्थ क्या है? p इज़ ग्रेटर देन 3, p जो है वो बड़ा होगा 3, 3 से बड़ी संख्या पे एक नियम फॉलो होता है, ये वाला 6k+-1 वाला। ठीक है, अब ये नियम क्या कहता है इसको समझते हैं। ये नियम ये कहता है कि आप 3 से बड़ी कोई भी संख्या लिखो। 3 से बड़ी जैसे मैंने लिखी 5, ये अभाज्य संख्या लिख ली, तो इस पर एक नियम लग रहा होगा। ऐसे या तो 6k+1 या 6k-1 के रूप में आप लिख सकते हो। कैसे? देखो यहाँ k की जगह कोई भी अंक मान लो अपनी मर्जी से, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 6 1 जा 6, 6k की जगह मैंने 1 मान लिया। अब +1 करूँगा तो 6 एकम 6 और 1 7 हो जाएगा, मैं लाना है 5, तो यहाँ 6k-1 ये वाला नियम लग रहा है। तो 6 1 जा 6 -1 बराबर 5। अगला देखो जैसे ये लिखा है 7 लेके आना है, तो 7 कैसे ले आए? k की जगह कुछ भी रख सकते हो आप, चाहे 6k+1 लगेगा इसमें या 6k-1 लगेगा, इन दोनों में से एक जरूर लगेगा। तो यहाँ आएगा 6, k की जगह मैंने 1 रखा, तो 6 1 जा 6+1, तो यहाँ 7 हो गया। अगर मैं यहाँ 1 रखूँगा तो 6 1 जा 6 -1 ये 5 आएगा, जबकि मुझे 7 लाना है। तो यहाँ नियम लग रहा है 6k+1 वाला, और यहाँ नियम लग रहा है 6k-1 वाला। ठीक है, कोई भी नंबर आप डालो जो भी आपको उठाना है। जैसे मैंने ये उठाया 41 मैंने उठाया, तो देखो इसमें भी लगेगा या तो 6k+1 लगेगा या 6k-1 लगेगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है, एक विशेषता होती है प्राइम नंबर की, कि जितनी भी रूट संख्याएं होती हैं वो 6k+1 या 6k-1 दोनों में से किसी एक नियम को फॉलो करती हैं। और ये जो प्रश्न है वो यही है कि p ग्रेटर देन 3, मतलब अगर हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्या को 3 से बड़ा मान लें, 3 से बड़ी हर संख्या पे निम्न में से कौन सी बात सत्य है?
कि 6 के +1 का ही अनुसरण होता है, 6 के -1 का अनुसरण होता है, या 6 के +1 और -1 में से किसी एक का अनुसरण हो सकता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी सही है, इनमें से कोई ना कोई एक जरूर लग जाएगी। ठीक है, तो देखो 41 पे लगा के देखते हैं। तो यहाँ हम k की जगह क्या है, अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ संख्या हमें बहुत छोटी मिलेगी, हमें बहुत बड़ी संख्या लेके आना है। तो आप अपनी मर्जी से ये बढ़ाते जाओ, k की जगह आप 2 रखो, 2 रखोगे 6 दूनी 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। तो ऐसे कर करके जब हम इसमें जाएंगे कहाँ पर 6 7 42 प्लस 1 पे जाएंगे तो ये 43 हो जाएगा। और अगर हम इधर चले जाएँ k की जगह 7 रख दें तो 6 7 42 -1, तो 42 -1 बराबर 41। तो कोई भी अभाज्य संख्या या तो 6 के +1 से बनी होगी या 6 के -1 से बनी होगी, कोई भी आप उठा सकते हो। 17 उठाया आपने, 17 6 के +1 से बनी होगी या 6 के -1 से बनी होगी। तो यहाँ 36 18 + 1 19 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ k की जगह 3 मान लें तो 36 18 - 1 17 हो जाएगा। तो ये 6 के -1 से बनी है, ये 6 के -1 से बनी है, ये आपका 6 के +1 से बना है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि ये प्रॉपर्टी है 6 के +-1 में से कोई एक नियम हर अभाज्य संख्या फॉलो करती है। ठीक, अब अभाज्य संख्या से जुड़ी हुई छोटी छोटी ये डेफिनेशंस और हैं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, इसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहा जाता है। ये उन्हें कहा जाता है जिनका HCF 1 होता है, जिनका अगर हम महानतम निकालें, जैसे मैं कोई भी 2 संख्या लिख दूँ और उसका अगर मैं महानतम निकालूँ, महानतम 1 आना चाहिए। जैसे मैंने एक लिखा आपसे 3 और 5, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 और 5 यह सह अभाज्य संख्या का एक जोड़ा है। ए ऑप्शन सत्य, बी ऑप्शन असत्य। तो आप कैसे पता लगाएंगे, जो आपको दिया है आप उसका HCF निकालोगे, महानतम निकालोगे। तो हम इनका महानतम निकालेंगे तो एक इसमें से महानतम आएगा, एक ही इसमें से आ रहा है। तो जब भी कभी जोड़े का महानतम कितना आए, 1 आए, 1 ये लिखा है, HCF कितना आना चाहिए 1। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जब भी कभी 1 आएगा इसका HCF, तब उसे क्या बोला जाएगा, सह अभाज्य संख्याएं कहा जाएगा। अच्छा, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम को जरा समझते हैं। ट्विन प्राइम का हिंदी में नाम है ट्विन प्राइम। ट्विन्स होते हैं 2 भाई, तो युग्म इसे बोलते हैं आप युग्म अभाज्य। हिंदी में इसका नाम होता है युग्म अभाज्य संख्या या युग्म रूढ़ संख्या। ठीक है, इसमें क्या होता है सुन लीजिए, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं ये, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देखो, ट्विन प्राइम ऐसी संख्याओं को कहा जाता है, ये लिखा है, ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच 2 का अंतर हो, उन्हें आप ट्विन प्राइम कहेंगे। जैसे यहाँ देखो 11 और 13, इनके बीच में अंतर कितने का है, 2 का। इधर आ जाइए 17 और 19, इनके बीच में अंतर कितने का है, 2 का। तो जब अंतर 2 का होगा तो ये ट्विन प्राइम होंगे। अब मैं आपसे कहूँ कि 2 और 3 क्या ये ट्विन प्राइम है? ठीक है, 2 या 3 ये दोनों मिला के ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम की कंडीशन होती है, ट्विन प्राइम तभी होंगे जब इनके बीच में, ये लिखा है जिनके बीच में 2 का अंतर हो। 2 का अंतर तो है नहीं, जब इनके बीच में 2 का अंतर नहीं है तो ये ट्विन प्राइम, ये ट्विन प्राइम नहीं है। अब मैं इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 2 और 3 ये सह अभाज्य संख्या है क्या, सह अभाज्य। तो सह अभाज्य की कंडीशन क्या होती है, इन दोनों का हम महानतम लेंगे, महानतम 1 आना चाहिए। तो जब हम 2 का महानतम लेंगे तो 2 एकम 2, और 3 का महानतम लेंगे तो 3 एकम 3, ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, इन दोनों से महानतम आया 1, तो ये सह अभाज्य है। ठीक है, ये ट्विन प्राइम नहीं है लेकिन ये को प्राइम है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 2 3 युग्म अभाज्य नहीं है लेकिन 2 3 सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब हमारे देखिए अब हमें पढ़ना है भाज्य संख्याओं के बारे में। तो जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं, अभाज्य संख्याएं वो उन्हें कहते हैं जिनमें केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे, ना 2 से ज़्यादा होंगे ना 2 से कम होंगे। जैसे 7 1 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 5 1 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो इसमें केवल 2 ही गुणनखंड आ रहे थे। तो जब आपका, अब मैं बात कर रहा हूँ 16 की, 16 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, आपका 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जिसके कम से कम 3 और 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 3 हो, 3 से ज़्यादा कितने भी गुणनखंड हो, ऐसी सारी संख्याओं को भाज्य कहा जाता है। तो अब देखो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक भाज्य है क्या? तो 1 का भैया गुणनखंड 1 है। तो अब ध्यान से देखना, 1 में एक भाज्य तब होती, भाज्य के लिए 3 गुणनखंड होना चाहिए, कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये भाज्य तो है नहीं। अब नेक्स्ट देखो,
एक अभाज्य है क्या, अभाज्य की कंडीशन थी सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। तो एक किन्हीं 2 पार्टों से कटता है नहीं, तो एक अभाज्य भी नहीं है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब एक तो है नहीं, एक के बाद हम आ गए 2 पे। 2 के कितने फैक्टर बन रहे थे, 2 के केवल 2 ही गुणनखंड बन रहे थे। तो जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड बनते हैं वो किस में चला जाता है, अभाज्य में। तो 2 कैसा है, अभाज्य। अब आ जाओ 2 तो हो गया अभाज्य, 2 आपका हो गया अभाज्य। नेक्स्ट आ जाओ 3 के कितने फैक्टर बनेंगे, 3 के कितने गुणनखंड बनेंगे, 1 और 3। तो जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड बनते हैं वो होती है अभाज्य। तो 3 भी कैसी हो गई, अभाज्य। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आपका 4 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। कम से कम 3 और 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। देखो जैसे 16 में 3 से ज़्यादा 5 थे, ठीक है, कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 से ज़्यादा कितने भी हो जाए। ठीक है, तो इसमें कम से कम 3 गुणनखंड आ रहे हैं, इसलिए 4 कैसी हो गई, भाज्य। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, यहाँ से क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी है 4। पहला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, एक ना तो भाज्य ना अभाज्य। दूसरा सवाल बनता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। और अब देखिए तीसरा 5 के 2 फैक्टर हैं, इसलिए ये अभाज्य हो जाएगी। 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, तो 6 भी कैसी हो जाएगी, आपकी भाज्य हो जाएगी। ठीक है, फिर 7 1 और 7 2 से कटता है, केवल और केवल 2 से कटे हैं, वो कैसे हो गए, अभाज्य, ये अभाज्य हो जाएगी। 8 ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, ये कैसी हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा है। 9 पे ज़रा ध्यान दें, 9 से क्वेश्चन बनता है। 9 क्या है, 9 आपका 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो 9 3 ऐसी संख्याएं जिनसे कट रहा है, तो कम से कम 3 गुणनखंड जिसके हों या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो सब किस में आ जाती हैं, भाज्य में। तो 9 भी किस में आ गया, भाज्य। 9 भाज्य के साथ साथ विषम भी है, तो 9 सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या है, भाज्य विषम संख्या है। और सबसे छोटी भाज्य सम संख्या कौन सी थी, 4। ठीक है, तो यहाँ हमने अभी भाज्य अभाज्य संख्याओं को आपको काफ़ी गहराई से समझाने की कोशिश की है। इसमें मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया है। आप मेरे इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और एक बात का मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि मेरे पढ़ाए हुए तरीके में सुधार की आवश्यकता है या मैं आपको किसी अन्य तरीके से और बेटर दे सकता हूँ, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। साथ साथ एक ये रिक्वेस्ट और है कि 1000 प्लस सब्सक्राइबर बनाने में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद करें, तो मैं आपको इस तरह से जो लाइव वीडियोज़ हैं वो दे पाऊँगा और अपना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपको सर्व करवा पाऊँ। थैंक्स अलॉट।